राजस्थान में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुजारी को जिंदा जला देते हैं। कानून का कोई डर ही नहीं उनके अंदर। ऐसे ही एक मामले के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है गोवर्धन सिंह जी परिहार की तरफ से, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, और उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है। उन्हीं से हम बात करेंगे कि गोवर्धन जी, क्या है ये मुकदमा और क्यों जाना पड़ा आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में? देखिए, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और जब राज्य में कानून व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो जाए और पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया जाए, पुजारी जी के साथ जो घटना घटी है वो तो एक वानगी है। राजस्थान के हालात, राजस्थान की 7 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि ना तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ के पुजारी, ना यहाँ का आम आदमी। और जब कानून व्यवस्था इस स्तर पर चरमरा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जहां के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कानूनी शक्तियां भी बहुत ज्यादा हैं। और जब यह मामला इतनी गंभीरता का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रथम दृष्टया जांच कर और मामले में गंभीरता पाते हुए और केस दर्ज कर लिया है और उसमें आगामी कार्रवाई करने वाली है। गोवर्धन जी, आप ये बता पाएंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत ने खुद ने कहा है कि कार्रवाई हो चुकी है, कुछ और बचा नहीं है। तो अब जब कार्रवाई हो चुकी है, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार जाना और इस मामले को और तूल देना कहां तक उचित मानते हैं आप? पुजारी परिवार के हालात अगर आपने देखे हों और उसके बाद उसमें पुलिस की संदिग्ध भूमिका आपके सामने आई हो, तो पुलिस इस पूरे मामले को शुरुआत में आत्महत्या का बनाना चाह रही थी। आपको नहीं लगता कि दबंगों के आगे पुलिस जो है वह नाकाम हो गई है? पुलिस असहाय हो गई है और पुलिस कहानियां बनाती है। और सरकार जिस प्रकार से जागी है, क्या उस परिवार में पुजारी जी की 6 बेटियां, जिसमें विकलांग भी है, और उनके घर में केवल 10 किलो ही आटा बचा था, आपने अगर वो छप्पर देखा हो जिसको जला दिया गया और घर में जो हालात देखे हो, ऐसी स्थिति में राजस्थान में दबंगों की जो स्थिति है, दबंगों की जो ताकत है, और वो मुख्यमंत्री जी ने जो आज काम किया है, वो काम क्या आपको लगता है क्या पूर्ण है? क्या किसी एक व्यक्ति का जीवन जिसको जिंदा जलाकर मार दिया जाए, क्या 10 लाख मुआवजा उसके लिए उचित है? और उस गरीब परिवार में जो हालात पैदा हुए हैं, वो कब हालात पैदा हुए? जब देश भर का मीडिया, देश भर का युवा, देश भर की जनता और राजस्थान की जनता जागी, तब ये हालात पैदा हुए हैं। गोवर्धन जी, यहां पर एक बात आप जरा बता पाएंगे कि यही मामला थोड़े समय पहले हाथरस के अंदर भी हुआ था, जहां पर विपक्ष ने बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करी थी और वहां पर कांग्रेस जो विपक्ष में है वो जाकर वहां पर न्याय दिलाने के अंदर उन्होंने मदद की थी। वही मामला जब राजस्थान के अंदर हो जाता है तो यहां पर विपक्ष का कहीं अता पता नहीं लगता और कानून इस प्रकार से काम करता है कि 24 घंटे तक उसको आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में आप जैसे वकीलों को सामने आना पड़ता है और इसका संज्ञान दिलाना पड़ता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। नागरिक होने के नाते मेरी जो भूमिका है, मेरे जो कर्तव्य हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। मैं आंख बंद करके मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा या कांग्रेस या विपक्ष या सत्ता, यह खेल जो है यह हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा काम नहीं है। मैं मेरा संविधान में जो वर्णित कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा और उसी कर्तव्य के नाते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। वकील साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि यह आम नागरिक का भी कर्तव्य है, मगर यह मीडिया का भी कर्तव्य है। और अभी हमने ये भी देखा था कि कुछ ही समय पहले राजस्थान के जो हालात थे उसके अंदर आज तक के जो पत्रकार हैं शरद कुमार सिंह, उनके ऊपर भी मुकदमा ठोक दिया गया था सरकार की तरफ से। क्या राजस्थान के अंदर इस प्रकार से जो मीडिया है, आपको ऐसा लगता है कि मीडिया है वो ठीक से खुलकर काम कर पा रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से ग्रेविटी है किसी भी क्राइम की, उसको हमेशा ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान के अंदर जब भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है, दूसरे प्रदेशों के अंदर होता है तो उससे भी जैसे दूसरे क्राइम्स होते हैं उसके बराबर से यहां पे तवज्जो नहीं मिल पाती किसी भी नेशनल मीडिया में। आप क्या मानते हैं? देश में मीडिया का यह काम रहा है कि वह सरकारों की कमियां दिखाते थे, लेकिन इस विज्ञापन के काल में सरकारों पर टीवी चैनल और अखबार निर्भर हो चुके हैं। इस कारण से
जो पत्रकार पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं वह नेताओं की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं और नेता उन्हें येन केन प्रकार दबाने की कोशिश करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज तक चैनल के पत्रकार श्री शरद कुमार के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जिसको पढ़ करके भी सही मान लिया जाए तो भी अपराध नहीं बनता है, क्योंकि वह मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वह सरकारों की कमियां, मुख्यमंत्री जी की कमियां और सच्चाई जनता को दिखाने में लगे हुए थे। और जो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं मीडिया की, वो व्यवस्था सरकार के और मुख्यमंत्री के अनुकूल चल रही थी। जब प्रतिकूल व्यवस्था चलने लगी तो मुख्यमंत्री जी तिलमिला गए और एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया जो किसी की जुबान बंद करने का काम था, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों में इसका कोई स्थान नहीं है। गोवर्धन जी, हालांकि आप वकील हैं और ये जो क्वेश्चन है ये मैटर नहीं करता पूछना, मगर फिर भी क्योंकि ऑडियंस है वो हमेशा दो रस्तों को हमेशा देखा करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पार्टी की तरफदारी करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए इस प्रकार से एक छोटी सी बात का, या छोटी तो नहीं है खैर, बड़ी बात का एक ज्यादा बतंगड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, मैं जन्म के बाद आज तक किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूं। नागरिक होने के नाते जो मेरे कर्तव्य हैं उनके लिए सदैव आवाज उठाता रहा हूं और जनता को जागरूक करता रहा हूं। मेरी तरह देश के हर नागरिक को जिस दिन इस प्रकार से जाकर हिंद की जय करने का मौका मिलेगा, निश्चित रूप से विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और विपक्ष अगर कहीं नाकारा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से विकसित देशों में दबाव समूह काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, जनता स्वयं जिस दिन प्रेशर ग्रुप बन जाएगी तो सरकारों को चेतना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। आपने बहुत ही आदर्शवादी बात कह दी है, मगर कुछ ही समय पहले, ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, मगर आपने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। राजगढ़ के अंदर एक इंस्पेक्टर जो काफी जनप्रिय थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में आपने एक बड़ा आंदोलन करके उसको सीबीआई के पास में ट्रांसफर करवाया। ये इस प्रकार के जो बार बार जो प्रेशर, जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, इस प्रेशर को अगर वकील अगर करने लग जाएं, क्रिएट करने लग जाएं, तो न्यायपालिका क्या करेगी? और हर जो मुद्दा है वो राजनीतिक रंग नहीं लेगा तो आखिर क्या लेगा? इसके दो पहलू हैं। न्यायपालिका में जो काम है वह न्यायपालिका तक पहुंचने पर न्याय मिलेगा। दूसरा पहलू यह है कि वकील होने के नाते रोजाना कोर्ट में जाता है, उसकी कानूनी समझ अच्छी है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट समझ में आता है, इसलिए न्यायपालिका में जाकर के प्रतिदिन जो है पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें जिन पर आदेश करा सकता है और कंटेम्प्ट के माध्यम से उसकी पालना करा सकता है। लेकिन इन दोनों पहलुओं के अलावा भी एक पहलू है कि जब तक जनता नहीं जागेगी, अकेली न्यायपालिका या वकील क्या करेंगे? और क्या उन पीआईएल या जनहित याचिकाओं के माध्यम से या पिटीशन के माध्यम से जनता का भला है? और भला नहीं है तो इसका एक बड़ा कारण है कि जनता जागरूक नहीं है। धीरे धीरे जनता जागरूक होती जा रही है और देश में जो कानून है, आरटीआई जैसे कानून है, उनका उपयोग कर रही है। और आज ईमानदार पुलिसकर्मी, ईमानदार सरकारी कर्मचारी उनके साथ खड़ी है, उनको प्रोत्साहित करती है। और बेईमान आज हतोत्साहित हो रहे हैं तो वो जनता की जागरूकता के कारण ही हो पा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मतलब आपने मुकदमा वहां पे दर्ज करा दिया है, मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान भी ले चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे क्या आप देख रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है? और क्या इसके अंदर सरकार के ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, या फिर जो पुलिस जो महकमा है उसके अंदर आप कोई एक्शन करवा के उनके भी निशाने पर आने वाले हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन, कलेक्टर और इन सब से जवाब मांग करके एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी और रिपोर्ट प्राप्त करने पर देखेगी कि पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या की बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा पुलिस की भूमिका यह भी है कि अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। ये घटना कोई छोटी नहीं थी। आज पूरा देश उद्वेलित है इस पूरी जिंदा जलाकर मार देने की घटना से, और उसके बावजूद जो इसकी भूमिका है उसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी टीम भेजकर भी जांच करा सकता है और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन करने का आदेश कर सकता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया गया आदेश सरकारें मानने के लिए कानून के अनुसार बाध्य है।
आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस प्रकार से जैसे सीबीआई के बारे में कहते हैं कि वो केंद्र का तोता है, पहले वो बीजेपी वाले कांग्रेस का तोता बोलते थे, अब कांग्रेस वाले बीजेपी का तोता बोलते हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार भी तो कहीं इसी प्रकार से काम नहीं करने लग जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की बात है, सेंटर के अंदर बीजेपी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और इसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उस स्तर के व्यक्ति होते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश की सदस्यता का एक प्रमुख आधार है कि उस देश में मानवाधिकारों की कितनी रक्षा की जाती है, मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की कितनी रक्षा की जाती है, और मानवाधिकार आयोग पर उस देश में कितनी चर्चाएं और वहां का जागरूक व्यक्ति जो मानवाधिकार आयोग के माध्यम से अपने मानवाधिकारों की रक्षा कर पाता है, नहीं कर पाता है। इस प्रकार एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सबसे ताकतवर संस्था होने के कारण से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे मामले में सही जांच होकर के जिनकी भूमिका संदिग्ध है, जिनकी भूमिका गलत है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देगा। बिल्कुल गोवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई और उम्मीद है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वजह से ही लोगों के अंदर जो कानून का एक डर है वो दोबारा से उस हिसाब से स्थापित हो पाएगा कि कोई सरेआम किसी को आग नहीं लगा दे, उसकी मौत हो जाए और तब तक पुलिस ये देखती रहे कि ये तो आत्मदाह है, और अपराधियों को अभी तक भी जैसे आपने बताया कि वो गिरफ्तार ही नहीं कर पाए हैं सारे के सारे अभियुक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन। धन्यवाद।